नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। 4 बज चुके हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज से जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। एक और झटका अगर इसे कहें, कम से कम राजनीति के हिसाब से, एक जो ऑप्टिक्स होते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, आप चाहे तो याचिका वापस ले सकते हैं। अदालत के लिए मुश्किल है, 14 राजनीतिक दलों की याचिका जो है वो वापस ले ली गई है। अदालत ने यह भी कहा कि कोई विशेष प्रक्रिया या कुछ छूट या किसी तरह का दोहरा मापदंड नहीं हो सकता राजनीतिक दल के नेताओं की गिरफ्तारी में और बाकी जो आम जन है उनकी गिरफ्तारी में। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग कर मनमाने इस्तेमाल का आरोप जो है वो विपक्षी दलों ने लगाया था। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि आप ये याचिका वापस ले लीजिए। हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो ये पूरा कवायद शुरू की थी, कानूनी तौर पर एक मैसेज भी देने की, कुछ प्रोटेक्शन की भी, कहीं ना कहीं दोनों तौर से, कानूनी तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी उल्टा पड़ गया। बताओ जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यहाँ पर हमें समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भारत के कानून में, ये तो संविधान में लिखा है कि कानून में सबके लिए बराबर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब कानून में एक व्यवस्था बनाई गई है जो एक आम नागरिक के लिए, तो एक तीसरी कैटेगरी हम कहां से बना दें, एक दूसरी स्पेशल कैटेगरी जो नेताओं के लिए हो। कोई भी केस हो, आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी नेता को गिरफ्तार ना करें, चाहे हत्या का आरोप उसके ऊपर हो, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप उसके ऊपर हो। इस तरह के क्या हम आदेश जारी कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई गाइडलाइन बनाने की अदालत सोचती है तो ये एक खतरनाक प्रस्ताव होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि राजनीतिक नेताओं को कोई भी स्पेशल इम्यूनिटी यानी विशेष अधिकार, विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है कानून से। उनको उसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा जैसे एक आम आदमी कानूनी प्रक्रिया का जो पालन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन बनाई हैं जमानत को लेकर, रिमांड को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन वो सब फैक्ट पर आधारित थी। आप यहाँ एक आंकड़े दे रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि राजनीतिक नेताओं के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट क्या अदालत नहीं कर सकती है, इसलिए हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। कोई भी विशेष संरक्षण राजनीतिक नेताओं को नहीं दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और आखिरकार याचिका वापस लेनी पड़ी। जरा तोड़ते हैं और इसको अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। याचिका जो थी वो क्या लेकर गए थे अभिषेक मनु सिंघवी, और रिएक्शन अभी उनका क्या है? आपने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 कानून नहीं हो सकते इस देश में, सबके लिए समान कानून है, कोई आपको स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, चाहे आप नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। अभिषेक मनु सिंघवी क्या चाह रहे थे? जी देखिए, यहाँ 14 दल आए थे। कांग्रेस की लीड पार्टी उसमें थी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, बहुत सारी बीआरएस, सब पार्टियां यहाँ पर थी। उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों, खासतौर पर सीबीआई और ईडी का, और उस दुरुपयोग को रोका जाए। ये भी आंकड़े दिए गए कि किस तरीके से 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ किए गए हैं। ये भी कहा गया कि 600% मामले बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में, और ये भी कहा गया कि एक गाइडलाइन हो गिरफ्तारी को लेकर, रिमांड को लेकर, और उस गाइडलाइन के तहत विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो। ट्रिपल टेस्ट एक गिरफ्तारी पर लगा दिया जाए कि उनके भागने की संभावना है ना हो, या फिर वो छेड़छाड़ सबूतों से ना कर सकें। इस तरह के ट्रिपल टेस्ट लगाए और उसके बाद गिरफ्तारी उनकी हो, यानी एक गाइडलाइन पूरी बना दी जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, नेताओं को कोई इम्यूनिटी नहीं है, उनके लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है, उनको कोई अलग से रियायत, छूट या गिरफ्तारी से राहत नहीं दी जा सकती है। वो उसी तरह कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं जैसे एक आम नागरिक के अधिकार होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फैक्ट, आंकड़े नहीं, आंकड़े आपके सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए गाइडलाइन मांग रहे हैं। अगर सिर्फ नेताओं के लिए इस तरह की गाइडलाइन बनाई गई तो एक खतरनाक प्रस्ताव होगा। अदालत कैसे कह सकती है कि नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाए? कैसे उनके लिए कोई गाइडलाइन बन सकती है? कानूनी प्रक्रिया साफ है। कोई फैक्ट ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आदेश जारी करता है। उसने जमानत को लेकर आदेश जारी किए हैं, गिरफ्तारी को लेकर भी गाइडलाइन बनाई, तो बहुत सारे आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो फैक्ट पर हैं। राजनीतिक नेताओं को आम नागरिक से बड़े अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी क्रिमिनल केस का मतलब हत्या का मामला भी हो गया
सेक्सुअल असॉल्ट का मामला भी हो गया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हत्या का आरोपी नेता हो उसको गिरफ्तार न किया जाए, जो सेक्सुअल असॉल्ट का जिस पर आरोप हो उसको गिरफ्तार न किया जाए? आम नागरिक की तरह भी उनको कानून की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, साफ तौर पर यह बताया है। ठीक है, तो सीधे इस पर राजनीतिक रिएक्शन भी ले लेते हैं। पार्लियामेंट पर हम आज बात करने वाले थे, लेकिन उस पर बात करने से पहले, क्योंकि बड़ी खबर है, इसका राजनीतिक असर भी होगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपराजिता जी सारंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा की, भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन भी हैं। अपराजिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर इसको आप किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है विपक्ष जो एक लगातार जो सरकार पर आरोप लग रहे थे, पार्लियामेंट में भी इस बात को बार बार उठाया गया कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए कोई विशेष कानून नहीं हो सकता, ये याचिका ले जाइए वापस। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश शिरोधार्य, और मैं कहूंगी कि पहली बार नहीं हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन विपक्षी दलों को दरवाजा दिखाया है। देखिए, आप याद करें, राफेल की बात, पेगासस की बात, डीमोनेटाइजेशन की बात, सेंट्रल विस्टा और जीएसटी की बात, बार बार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गए हैं और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। दे हैड टू बाइट द डस्ट। तो इस बार भी यही हुआ। मुझे लगता है कि सब लोग अपनी सीमा में रहें, मर्यादाओं का सम्मान करें, और ईडी और सीबीआई ऐसी संस्थाओं को जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन्हें अपना काम करने दें। और कहीं ना कहीं ये भी कहूंगी कि सब लोग इसे सपोर्ट करें और इनके साथ सहयोग करें। इस पर मैं आपसे कुछ और भी सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के, सीनियर पत्रकार हैं, बहुत दिनों से ये जो पूरा खींचतान है उसको देख भी रहे हैं, इस पर लिखते भी रहे हैं। विनोद जी, अब ये जो पूरा दो तरीके से विपक्ष ने सोचा था कि सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, एक राजनीतिक तौर पर बार बार ये कहे कि देखिए हम सबको निशाना बनाया जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का एक पूरा गठबंधन बन रहा है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहीं ना कहीं अगर सरकार के खिलाफ या एजेंसी के खिलाफ कोई टिप्पणी ले आते तो उनकी बात को बल मिलता। ऐसा तो हुआ नहीं, तो अब इसका असर क्या पड़ेगा विपक्षी दलों पे? देखिए, असर कुछ नहीं, असर जो है, अपराजिता जी कह रही हैं, सही कह रही हैं, एक झटका तो विपक्ष को लगा है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई है। एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप है विपक्षी दलों का, वो राजनीतिक आरोप है और राजनीतिक लड़ाई है। वो एक लीगल ऑप्शन इसलिए लेके गए थे क्योंकि ये जब रायपुर अधिवेशन हुआ था उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि सारे विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से जाके इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश मांगना चाहिए कि जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। उसी प्लान के तहत ये सारे लोग गए थे, लेकिन जैसा कि आपके संवाददाता भी बता रहे थे, ये मामला इतना तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं टिकता। सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकता था कि भाई आप विपक्षी नेताओं को राहत दे दीजिए, क्योंकि कोई अलग से कानून तो है नहीं जिस पर आरोप लगेगा, चाहे विपक्षी नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो। अगर एजेंसीज किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेती है कानून के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप इसके साथ ये ट्रीटमेंट करिए। सर क्यों कहे सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि कानून में तो यह है कि जिस पर आरोप हो एजेंसी जांच करे और जांच के बाद अदालत में जाके अपनी चार्जशीट फाइल करे, अपनी कार्यवाही करे और अदालत में फैसला है। तो इसलिए कि विपक्षी दलों की जो याचिका उसकी बुनियाद ही कमजोर थी, वो बुनियाद कमजोर थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। सरकार को जरूर इससे एक बल मिला है, और सरकार, जैसा भी अपराजिता जी ने भी कहा, सरकार को एक मौका मिला है वो कहने के लिए कि देखिए विपक्षी दलों का जो शोर है एजेंसियों के दुरुपयोग का, वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसने उनकी याचिका को न सुन करके ये बता दिया है कि इस आरोप में कोई दम नहीं है। तो ये एक सरकार को, सत्ता पक्ष के लिए अब इसका इस्तेमाल, जैसे अब विनोद जी भी कह रहे हैं, बार बार जब भी ये आर्ग्यूमेंट किया जाएगा कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, तो कहेंगे जब कोर्ट ने भी आपकी बात नहीं सुनी तो हम क्यों आपकी बात, इस बात को यकीन किया जाए। और इसका राजनीतिक जो है लड़ाई जो है उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो शायद थोड़ा विपक्ष को जो है उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो कमजोर होगी। लेकिन अपराजिता जी, अपनी अगली खबर पार्लियामेंट पे जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। जो ईडी सीबीआई की अब बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी अभी सीबीआई के 60 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में भी गए थे, सिल्वर जुबली कार्यक्रम में, और वहां पर उन्होंने कहा कि एजेंसी जो है उस पर आरोप लगेंगे क्योंकि आप बहुत पावरफुल लोगों के पीछे जा रहे हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे 2013 में, तब उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें सीबीआई के बारे में कही थी कि इसका इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से उन्होंने उसको संबोधित भी किया था, कई उनके ऐसे बयान भी हैं। तो जब आप विपक्ष में थे तो आपको भी सीबीआई का डर सताता था, अब सत्ता पक्ष, आप सत्ता में हैं, विपक्ष को सीबीआई का डर आप दिखा रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है, लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का कार्यभार 26 मई 2014 को संभाला है और उन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन हमारा लक्ष्य है। और आपने अभी अभी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि सीबीआई के कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा कि सशक्त होकर हमें उन लोगों के खिलाफ खड़े होना है जो किसी भी तरह का अपराध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार अपना कार्य कर रही है। और मैं कह दूं, जहां तक ईडी का सवाल है, मैं एक छोटा सा तथ्य जो श्री पंकज चौधरी जी ने, जो एमओएस है फाइनेंस के, उन्होंने लोकसभा में दिया था, मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। इन 5 वर्षों में ईडी ने इतना अच्छा काम किया है कि 374 लोगों को अरेस्ट किया गया है और करीबन 33,862 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया है। तो मुझे लगता है कि जब ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं सक्रिय हो जाती है तो यह देश के लिए शुभ लक्षण है। ठीक है, क्योंकि डिबेट पार्लियामेंट ना चलने पर है और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं हम उनका इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कुछ तकनीकी खराबी है, वो जुड़ नहीं पा रही हैं। मैं उस पर चलने से पहले एक बार और विवेक जी आपसे एक सवाल जरूर ये लेना चाहूंगा। जैसे अपराजिता जी ने कह दिया कि छोड़ो कल की बातें, तो 2014 से पहले ऐसा तो है नहीं कि देश की राजनीति और इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। तो क्या ये जो एजेंसीज का जो डर की जो बात दिखाई जा रही है, कही जा रही है, ये पुराना आरोप है, नया आरोप तो है नहीं, बस इसको अब ये कहा जा रहा है कि ताकत और बल और मिल गया, एक नए सिरे से इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अपराजिता जी की एक बात से मुझे एक बड़ी खुशी ये हुई कि उन्होंने कहा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 70 साल वाली बात अब नहीं कहेगी, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी के जमाने में क्या हुआ, इमरजेंसी क्या हुई, 84 का दंगा क्या हुआ, अब ये बातें भाजपा नहीं कहेगी क्योंकि वो सारी कल की बातें हैं, पुरानी बातें हैं। तो कम से कम अपराजिता जी की बात से एक बात का संतोष हुआ कि देश की राजनीति अब पुरानी बात पे छोड़ के आगे बढ़ेगी। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। एक नई, क्योंकि प्रवक्ता है, प्रवक्ता का मतलब जब प्रवक्ता जब बोलते हैं तो वो खुद नहीं बोलते, वो पार्टी का पक्ष होता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो दूसरी बात ये है कि एजेंसी, देखिए कोई भी एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जी, या स्वायत्त तो जरूर हैं लेकिन उनकी कमान सरकार के हाथ में होती है। बिल्कुल, चाहे यूपीए की सरकार हो और चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे नॉन एनडीए, नॉन बीजेपी, नॉन यूपीए सरकार कभी बने, तो वो हमेशा सरकार के, ये एक तरह से केंद्र की पुलिस है। जैसे राज्य में पुलिस और एजेंसियां होती हैं राज्य सरकार के अधीन, वैसे ही केंद्र की पुलिस है। तो जाहिर है जब कार्यवाही होगी तो जिसके खिलाफ कार्यवाही होगी, जो विपक्ष में होगा वो आरोप लगाएगा कि दुरुपयोग हो रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो आरोप लगाती थी दुरुपयोग हो रहा है, आज कांग्रेस विपक्ष में है या दूसरे विपक्ष में, तो वो आरोप लगाएंगे दुरुपयोग हो रहा है। ये देखना अदालत का काम है कि क्या वाकई दुरुपयोग हो रहा है, और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें फिर राहत मिल जाती है, और अगर दुरुपयोग नहीं हुआ है तो उसमें सजा हो जाती है। तो हम लोगों को, मुझे लगता है, अदालत के फैसलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये केस बाय केस तय हो सकता है कि कुछ बेजा इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जो है इस पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नेता हैं तो इसलिए आपके खिलाफ सीबीआई कुछ नहीं करेगी, अरेस्ट से पहले कुछ एक विशेष गाइडलाइंस जो हैं उसको उसे फॉलो करना पड़ेगा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस खबर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद की, क्योंकि संसद में सरकार और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध है वो जारी है और आज भी संसद नहीं चल सकी। जो मौजूदा सत्र है, बजट सत्र का जो दूसरा जो ये भाग चल रहा है संसद का, 6 अप्रैल को इसका समापन होना है, यानी कि कल संसद का ये जो सत्र है वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि समापन से पहले दोनों सदनों में कम से कम कुछ तो बिजनेस जो है, कुछ काम होगा, कुछ कामकाज होगा। जिस काम के लिए सांसदों को चुन के भेजा जाता है वो अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा आज फिर शुरू हुआ। संसद कल 6 अप्रैल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब कल का सिर्फ दिन बचा है। बजट सत्र का दूसरा जो चरण था वो 13 मार्च को शुरू हुआ था। दूसरे चरण में 17 दिन हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हो पाया।
पहले हफ्ते में 5 दिन बर्बाद हुए, दूसरे हफ्ते में 4 दिन बर्बाद हुए, तीसरे हफ्ते में 4 दिन बर्बाद हुए, चौथे हफ्ते में 4 दिन बर्बाद हुए। औसतन 20 मिनट भी रोज जो है वो सत्र नहीं चल पाया। सरकार के एजेंडे में 32 बिलों जो थे हंगामे के बीच, वो बिल, अब आप सोचिए कि देश का जो बजट है, जो फाइनेंस बिल है, वो भी हंगामे में बिना चर्चा के पारित हो गया। सोच के देखिए, इतने सारे लोगों की किस्मत में इतना असर पड़ता है कि क्या बिल में क्या करा गया, क्या नहीं हुआ, क्या ठीक क्या खराब, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, ऐसे ही बिल पास हो गया। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, माननीय वित्त मंत्री ने खेद व्यक्त किया है कि बजट सत्र पर संसद में कोई बहस नहीं हो पाई। बिना बहस के बजट पारित होने के लिए कौन जिम्मेदार था? यह भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि ट्रेजरी बेंच ने हंगामे और व्यवधान की शुरुआत की और बहस को रोक दिया। तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर सीनियर एडिटर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ संसद से जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, इस बार जो रिपोर्टर हैं संसद जो कवर करते हैं, उनका काम बड़ा आसान रहा, क्योंकि 10-20 मिनट संसद पूरी चल पाई। मतलब मैं मजाक में ये बात आपको कह रहा हूं कि इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ी आपको और नहीं दिखना पड़ा कि क्या बहस हो रही है और कौन कौन सी हेडलाइन हमें देनी है। देखिए, निश्चित तौर पर, और राजनीति आमतौर पर एक बहुत ही अनिश्चितता से भरी कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, कुछ पेपर्स ले होंगे, विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई को रोककर जेपीसी की मांग को लेकर चर्चा की मांग की जाएगी। राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर जो एडजर्नमेंट मोशन के नोटिसेज हैं विपक्ष की तरफ से, उसको रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित होगी और फिर 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी, कुछ ही मिनटों में फिर हंगामे की वजह से पूरे दिन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। और ये एक ट्रेंड रहा है और ऐसा लगा कि अब सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल पार्लियामेंट में हो गया था और ऐसा लगता था कि न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष के सांसद ये चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले। और इसका नतीजा ये हुआ है, 2 अप्रैल को डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया था, अंकित, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसके कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऑस्कर विनर्स, यानी जिन भारतीय नागरिकों को ऑस्कर सम्मान मिला, उस दिन सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर कहा था कि ये देश की जीत है और उस पर लंबा भाषण हुआ था। पर अगर उसको छोड़ दिया जाए तो राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो औसतन 20 मिनट ही चल पाई है बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान। और डेरेक ओब्रायन ने ये कैलकुलेशन करके ये तथ्य सामने रखा है, 16 मार्च को राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ 4 मिनट चल पाई, 17 मार्च को 18 मिनट चल पाई, उसके बाद 20 मार्च को सिर्फ 11 मिनट चल पाए, 23 मार्च को 20 मिनट, 27 मार्च को 13 मिनट, 28 मार्च को 13 मिनट, 29 मार्च को 8 मिनट। और ये एक ट्रेंड रहा है इस पूरे सत्र का, जिससे आपको इससे सांकेतिक तौर पर एक रिफ्लेक्शन आपको ज़रूर मिलता है। और पूरे सत्र के दौरान हमने देखा है, आपने भी कहा, कई बिल थे सरकार के एजेंडे में और जिस वक्त फाइनेंस बिल पारित किया गया, मुझे याद है राज्यसभा चेयरमैन ने कहा कि मैंने 10 घंटे का समय तय किया था फाइनेंस बिल पर चर्चा के लिए। वित्त मंत्री जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाहती हैं? और फिर उन्हें एहसास हुआ कि जब इस पर चर्चा ही नहीं हुई है तो वित्त मंत्री किन सवालों का जवाब देंगी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप इस बिल को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू करें। तो इस बात का मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, संसद का जो प्रीशियस टाइम है, जो बहुमूल्य समय है, वो जिस तरह से राजनीति की भेंट चढ़ गया है, एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है। बिल्कुल, बजट सत्र और के दूसरे चरण में राजनीति का अखाड़ा बाहर भी, चुनावों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और संसद के अंदर भी बिल्कुल वही प्रक्रिया सामने को देखने को मिलती है। तो फर्क क्या रह गया संसद के अंदर संसदों के काम का और जो बाहर जिस तरह की राजनीति होती है, जिसको चुनावी राजनीति कहा जाता है। अपराजिता जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विनोद जी भी बने हुए हैं। एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता है, लेकिन तकनीकी खराबी से वो अभी तक जुड़ नहीं पा रही, कोशिश कर रहे हैं उनको हम लेकर आने की। अपराजिता जी, चाहे आपका आर्गुमेंट कुछ भी हो, कुल मिलाकर बात तो यही होती है कि जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की है संसद को सुचारू रूप से चलाने की। तो क्यों इस बार ऐसा रहा? और ये कमाल की बात देखने को रही कि हंगामा जो है दूसरे सत्र में, जब राहुल गांधी के बयान पर पार्लियामेंट से बिल्कुल एक दिन पहले, सेशन से बिल्कुल एक दिन पहले उसको उठाया जाता है, प्रधानमंत्री जी उस पर अपनी कटाक्ष करते हैं और हंगामा संसद में देखने को मिलता है। तो क्या अब सत्ता पक्ष भी संसद को चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष तो
संसद को चलाना चाह रहा है, नहीं तो 6 अप्रैल तक संसद सत्र को हम नहीं चलाते या नहीं हम इसे जारी रखते। नहीं तो फिर होता है ऐसा कि 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले ही एडजर्न कर दिया जाता। नहीं किया गया है, इसका अर्थ ही यह हुआ कि हम चाहते हैं कि 6 अप्रैल तक यह सत्र चले। तो यह कह देना कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता, यह बिल्कुल गलत है, आधारहीन है, भित्तिहीन है। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी, उपस्थापित करना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन यह कह देना कि यह सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, यह बिल्कुल गलत है। देखिए, यह सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जितने भी विपक्षी दल हैं और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो सत्ता पक्ष है, हम सब की मिलित जिम्मेदारी है कि हम इसे ढंग से चलाएं। जहां तक आपने सही कहा, बहुत व्यवधान इस बार हुआ। मैं भी सांसद हूं, मेरी भी कंस्टिट्यूएंसी की बहुत सारी बातें रखनी थी जो मैं नहीं रख पाई, और मुझे लगता है कि दूसरे जो सांसद हैं उनकी भी यही जी। और सबसे बड़ी बात इसी बात को लेकर चिंता की बात है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आप नहीं रख पा रहे हैं, जो लोगों के जुड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पा रही। महिमा सिंह जी, फाइनली आप जुड़ गई हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पूछना चाहूंगा, सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए सामूहिक जिम्मेदारी है, तो कहां ऐसा हुआ कि कुछ बातचीत नहीं हो पाई, कुछ बात नहीं बन पाई, और एक बार फिर से जो सारा सेशन है ये फिर से एक बार राजनीति की भेंट चढ़ गया? अंकित जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और सभी को। अभी भी आपकी आवाज मुझे ना के बराबर आ रही है। आपकी टीम को लगातार मैं फीडबैक दे रही हूँ। ये आप ऑडियो जरा बढ़वाइए अपना, लेकिन फिर भी अभी गुजारे लायक समझ पाई हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। और बीजेपी के सांसद ने अभी जो कहा, माननीय सांसद हैं वो, और ये दुखद है कि वो इस तरह की निंदनीय बात बोल सकती हैं। उनसे एक ही सवाल है हमारा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि जो संसद की राजस्व पीठ है, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, उनकी तरफ से संसद के अंदर इस तरह का गतिरोध हुआ हो। आज तक के इतिहास में क्या ऐसा कभी हुआ है? सांसद महोदया तो उत्तर देंगी नहीं, क्योंकि बीजेपी का तो काम ही है बरगलाने का, डाइवर्ट करने का। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो मौजूद है, आप उनसे इस बात का उत्तर लीजिएगा कि क्या आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है? ये लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो कल ही वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, जिसका हवाला चिदम्बरम जी ने भी दिया है, वो ये प्रिडिक्ट करती है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन करने जा रहा है, वो नीचे आने जा रहा है। 6.6% से 6.3% पे आने जा रहा है। भाजपा लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेगी। भाजपा बात करेगी कि विश्व नरेंद्र मोदी जी को सबसे पॉपुलर लीडर बता रहा है। वहां तो विश्व पटल की बात ठीक, लेकिन जहां पर विश्व ये बताए, जहां वर्ल्ड बैंक ये बताए कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कोरोना के बाद भी जिस स्तर से ऊपर जानी चाहिए थी, जिस दर से बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ी, वहां पर वर्ल्ड बैंक और सारे विश्व स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो गलत। तो भाजपा से आप अपने शो पर इस बात का उत्तर ले लें तो आपको बधाई दूंगी कि क्या आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है? हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछ के उत्तर जरूर लिया जाए, इसलिए मैंने अपराधी से शुरुआत में ही सवाल में ही ये कहा था कि ऐसा देखने को मिला नहीं कि ट्रेजरी बेंचेस ने ही हंगामा शुरू कर दिया हो और एक ऐसा मुद्दा बना दिया हो कि उसके में संसद ना चलने दी जाए। विनोद जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, और ये कहीं ना कहीं का एक लेन देन की, क्योंकि शायद बीजेपी को या सत्ता पक्ष को पता था कि जेपीसी की डिमांड हो और भी कई सारे मुद्दे हों, उस पर वो घेरे जाएंगे, तो शायद जो सेकेंड हाफ जो था बजट सेशन का, उसमें वो अपना मुद्दा तैयार करके लाए थे, क्योंकि शायद इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल गांधी माफी वाला मुद्दा हम छोड़ देंगे अगर आप जेपीसी का मुद्दा छोड़ दें। यानी कि बड़ा क्लियर एजेंडा था कि संसद नहीं चलने देंगे जब तक ये जेपीसी की डिमांड नहीं छोड़ते। एक छोटा सा बिंदु मैं यहाँ जोड़ दूं इससे पहले कि विनोद जी उत्तर दें। जी, एक छोटा सा बिंदु जोड़ दूं। आप बात कर रहे हैं, एक तरफ बात है कि राहुल गांधी जी से माफी मांगने वाली बात, जिसमें नियम 357 का उल्लंघन बार बार स्पीकर महोदय ने किया, और दूसरी तरफ हम 20,000 करोड़ रुपए के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और 12 लाख करोड़ जो जनता की वही सवाल मैंने विनोद जी से पूछा, वही मेरे सवाल में था कि कोशिश ये थी कि उसके बदले में कि अगर हम ये मुद्दा उठा देंगे तो आप वो मुद्दा बंद कर दीजिए, वरना हम संसद नहीं चलने देंगे। रैंसम में था सर। बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं। अभी जैसे अपराजिता जी ने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सामूहिक है, निश्चित रूप से सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी हमेशा ज्यादा मानी जाती है। जब यूपीए की सरकार थी तो जेटली जी ने कहा था कि टू डिस्टर्ब द पार्लियामेंट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द अपोजिशन,
और अब इस पे सारंगी जी मत कह दीजिएगा, छोड़ो कल की बातें। सुषमा स्वराज जी ने जो है लोकसभा में कहा था कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, सदन चले, विपक्ष का काम तो विरोध करना है और अगर जरूरत पड़ेगी तो संसद को बाधित करना भी है। ये उस समय हम लोग कवर कर रहे थे कि ये सब चीजें हैं, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा जो सवाल आपने किया और जो अभी महिमा जी ने पूछा कि क्या कभी सत्ता पक्ष ने इस तरह से संसद बाधित की है, देखिए कम से कम 30 साल से ज्यादा मैंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की है, 38-39 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए हैं, विधानसभाएं भी मैंने कवर की हैं, उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की और सब जगह। सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ विधायक कभी कभी जरूर ऐसा करते रहे हैं कि अपनी मांग को लेकर के थोड़ा वेल में आ जाएं और हंगामा करें, जैसे यूपीए के टाइम में तेलंगाना की मांग को लेकर के तेलंगाना के सांसद कभी कोई आ जाते थे एक बार। लेकिन सरकार के मंत्री संसद को बाधित करें, ऐसा पहले मैंने तो कम से कम नहीं देखा न सुना। और हमेशा कोशिश यही रहती है कि जब हंगामा होता है तो मंत्री जो है चुपचाप शांत अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का कोई सांसद हंगामा करे या विपक्ष का कोई सांसद हंगामा करे। लेकिन इस बार बड़ी विचित्र स्थिति देखने को आई कि मंत्री खड़े होकर के जो है वो राहुल गांधी की माफी की मांग करते हुए और उसके बाद इतना शोर मचा कि संसद बाधित हुई लगातार। तो ये जरूर मतलब मुझे लगता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड पूरा हुआ है और शायद ये सत्र जो है 2019 के बाद से ये सब पहला सत्र है जो इतना इस तरह से जाया हुआ है, जिसमें मेरे पास क्योंकि सत्र है। ब्रेकिंग न्यूज आई थी, समय बिल्कुल खत्म हो गया है अपराजिता जी, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। विनोद जी ने और महिमा जी ने बिल्कुल ये बातें जो रखी हैं कि ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था इस बार जो सत्ता पक्ष ने किया। देखिए, मैंने कहा अप्रैल 6 तक सत्ता पक्ष चाहती रही कि हम पार्लियामेंट चलाएं। कैसे मैडम, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी की माफी का मुद्दा छोड़ देंगे, अगर आप जेपीसी का मुद्दा छोड़ दो तो कहीं ना कहीं ये लगा कि आपने ये पूरा मुद्दा मैन्युफैक्चर ही इसीलिए किया था कि आपको जेपीसी की डिमांड से बच जाए। देखिए, ऐसा है कि हम तो निश्चित तौर पर अभी भी कहेंगे कि हमें राहुल गांधी जी से माफी चाहिए। ये देश के मान सम्मान और अभिमान का सवाल था, मर्यादा का सवाल था और हमेशा बना रहेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये 140 करोड़ जनता कह रही है। देश भाजपा ने साबित कर दिया देश के विषय में इस तरह की बातचीत करना, देश के सिस्टम्स के विषय में इस तरह की बातचीत करना कहां तक लाजमी है। और जेपीसी के नाम पे आप इस बात को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड आके संसदीय मंत्री ने कही है ये बात कि अगर वो ये मुद्दा छोड़ देते हैं तो हम भी ये मुद्दा छोड़ देंगे। देखिए, मैंने कहा कि जेपीसी का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो मैं कह दूं ये जो जेपीसी का मुद्दा नहीं, अदानी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। और जहां तक वो एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट का सवाल है, जब तक वह एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हस्तगत नहीं होती है, जेपीसी का अर्थ क्या है और जेपीसी की मांग का अर्थ क्या है। ठीक है मैडम, मेरे पास क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया। महिमा जी, मैं माफी चाहूंगा, शुरुआत में आप नहीं जुड़ पाई, उसकी वजह से मैं काफी सारे सवाल थे जो मैं आप तक लेके जाना चाहता था। बिल्कुल समय खत्म है मेरे पास। एक जानकारी में दे दूं जी, एक जानकारी में 10-10 सेकंड आप दोनों के लिए। विनोद जी पहले आप, फिर महिमा जी, फिर खत्म कीजिएगा। देखिए, 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी भी चलती रही और जेपीसी भी गठित हुई। बिल्कुल, और उसके बाद हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या निकल कर आया, और उसके बाद भी उसको अभी भी एक करप्शन के मुद्दे के तौर पर बीजेपी अभी भी उठा रही है। महिमा जी 10 सेकंड आपके लिए, समय बिल्कुल खत्म है मेरे लिए। राहुल गांधी जी ने लंदन में जो बात कही थी कि भारत में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, उसे साबित करने का काम आज भाजपा ने कर दिया है। लंदन में क्यों कहा? चलिए, छोटी सी बात है, लंदन में नहीं कहना था। मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूं आप सभी से, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज थी सुप्रीम कोर्ट की, महिमा जी जुड़ नहीं पाई तो उनसे कुछ और सवाल नहीं ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप सभी का अपनी बातें रखने के लिए। कुल मिलाकर मुद्दा यही है कि जो बाहर की राजनीति है, कम से कम संसद में तो उसको छोड़ दीजिए, संसद को तो लोगों के लिए काम करने का एक जरिया है, इसीलिए चुनकर लोगों को वहां भेजा जाता है। सैलरी इस बात की लेते हैं सांसद, तो अगर अपना काम आप नहीं करें अपने दफ्तर में तो आपको सैलरी मिलेगी क्या? कल से अगर मैं एंकरिंग करनी यहां छोड़ दूं तो मुझे सैलरी मिलेगी क्या? और सांसद अगर अपना काम ना करें, उनकी सैलरी बदस्तूर जारी रहेगी। इस पर भी सोचना होगा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने आज बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वो हनुमान जयंती की रैली के दौरान अर्धसैनिक बलों का इंतजाम करे, केंद्र से अपील करे। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो बीते दिनों की घटनाओं को देखते हुए इलाकों में रूट मार्च निकाले, जहां पर धारा 144 लगी है वहां रैली की इजाजत ना दी जाए। मुद्दे की अहमियत और
अमन के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की को मांगे राज्य सरकार, यह सीधा सीधा कहा गया। अर्धसैनिक बलों से लोगों में भरोसा लौटेगा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बहुत अहम ये बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कोई शख्स ऐसे आयोजनों को लेकर मीडिया में बयान ना दे। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, राजनीतिक तौर पर अगर इसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है उसने ममता बनर्जी सरकार और पुलिस को ये अगर कहें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है कि आप अर्धसैनिक बलों को लेकर आइए, आप खुद से स्थिति को संभाल नहीं सके। देखिए, हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर देते हुए कहा है कि इसको कोई पॉलिटिकल कलर ना दिए जाए और ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को और सुरक्षित रखने के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है। और साथ साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ये राज्य सरकार के काबिलियत के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि हाईकोर्ट ने कहा है ये राज्य सरकार की काबिलियत के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पे इतने सारे लोग का जमायत होगा और इतने सारे जुलूस निकलेंगे और पिछले कुछ दिनों में हिंसक घटना हुए हैं, तो इस बात को लेकर, इस बात के ऊपर नजर रखते हुए आप जरूर अर्धसैनिक बल का जो मदद है वो लीजिए, उनको बुला लीजिए, आज ही उनको कॉल इन कर लीजिए और जहां जहां आपको लगता है उनको डिप्लॉय करना चाहिए वहां रूट मार्च कीजिए। लेकिन हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि ये राज्य सरकार और पुलिस की काबिलियत पे कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन सौरभ, राजनीति में शायद चीजें इतनी साफ तौर से चलती नहीं है, क्योंकि एक टिप्पणी जो है जो हाईकोर्ट ने की है अपने ऑर्डर में, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार और पुलिस की विफलता है वो दिखाई जरूर पड़ती है। क्योंकि कोर्ट ने जरूर कहा कि जो शिवपुर है वहां पर स्टोन पेल्टिंग जो है वो छतों से हुई। अगर इंटेलिजेंस थी तो ये प्री प्लान अटैक को रोका क्यों नहीं गया? इंटेलिजेंस को भी मजबूत करने की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के कामकाज पर, इंटेलिजेंस के ऊपर यह सवाल तो उठेगा ही। जरूर सवाल उठेगा। यही मुद्दा लेकर बीजेपी कोर्ट पहुंच गया था कि इसमें राज्य सरकार और राज्य पुलिस के जो अप्रोच रहा है या जो काम करने का तरीका रहा है वो सही नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कोर्ट गया था और इसमें जरूर हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस को लेकर सवाल उठाया था, क्योंकि वहां पे जब रैली गुजर रहे थे कुछ लोगों का आरोप था कि पत्थर, छत के ऊपर से पत्थरबाजी हुआ है। दूसरी तरफ का आरोप था कि ये गाड़ी जलाने के बाद, जो फल का काट रहता है वो ठेला गाड़ी जलाने के बाद पत्थरबाजी शुरू हुआ। लेकिन अगर ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि अगर किसी के पास पत्थर रहता है तो जरूर ये माना जाता है कि ये प्री प्लान्ड है, तो क्या इसमें इंटेलिजेंस फेलियर था? ये सवाल जरूर हाईकोर्ट ने उठाया। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जरूर हो रहा है जी। बीजेपी इसको अपने जीत के हिसाब से देख रहे हैं और ममता बनर्जी का सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट का जो बयान है उसमें उसको लेकर जरूर राजनीति हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। राजनीति बंगाल को लेकर जो हिंसा हुई उसको लेकर लगातार बनी हुई है। बीजेपी बहुत एग्रेसिवली इस मामले को उठाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की भी वहां पर कोशिश की जा रही है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना की ही बात करते हैं। बीजेपी और बीआरएस के बीच तकरार जो है वो और बढ़ती जा रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंडी संजय को पुलिस ने कल देर रात उनके करीमनगर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना बीजेपी के प्रमुख को ऐसे समय में गिरफ्तार किया गया है जब 8 अप्रैल को 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य में दौरा होने जा रहा है। बंडी संजय को हिरासत में लिए जाने के बाद अब स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता को इस वक्त पुलिस अलग अलग पुलिस स्टेशंस में अलग अलग जगहों पर लेके जा रही है। 12 घंटे से अधिक
बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की वजह अभी तक नहीं बताई गई है। बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है और तेलंगाना हाईकोर्ट भी पहुंच गई है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक हेबेस कॉर्पस याचिका जो है वो दायर की गई है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें अवैध रूप से पकड़ा गया है। इसी के विरोध में बीजेपी सड़कों पर भी उतर आई है और प्रदर्शन कर रही है। छोटा सा एक ब्रेक लेने, खबरों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट से आज एक और अहम खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि मीडिया का कर्तव्य है कि वो सत्ता से सवाल पूछे और नागरिकों को जो हार्ड फैक्ट है उससे अवगत कराए। सरकार की नीतियों की आलोचना राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच सामने रखे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मीडिया स्वतंत्र रहे। सिर्फ सरकार का पक्ष रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यह बहुत जरूरी अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया है। इसको लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। इसे सरकार के लिए एक किरकिरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात। तब तक बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।